पेन और कॉपी लेके बैठो। हाँ नो वॉइस, तो इसलिए तो बोल रहा था यार, इसलिए बोल रहा था, वॉइस चेक करने ही बोल रहा था। चलो गुड इवनिंग सभी को यार, है ना। अब वॉइस क्लियर होगी, एक बार मेरे को दोबारा बता दो। हाँ देखो अभी रेक्टिफाई की है प्रॉब्लम, जरा बताओ मेरे को क्लियर है कि नहीं वॉइस। अब क्लियर है। गुड इवनिंग सभी को, सभी को गुड इवनिंग। अब वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी भी तरीके की कुछ भी नॉइस वगैरह तो नहीं आ रही है। फटाफट बता दो मेरे को एक बार। ऑल ओके है ना, चलो ऑल ओके है, ठीक। तो जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था, बार्क सीरीज फर्स्ट सेशन है आज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अहमद। फर्स्ट सेशन है, बढ़िया से प्रिपरेशन कराऊंगा, पूरी जिम्मेदारी मेरी है आपके बार्क एग्जाम निकलवाने की, ठीक। पूरी जिम्मेदारी से बिल्कुल पढ़ाने वाला हूं। थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है ना, थ्योरी वगैरह ज्यादा नहीं, क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी को डील करेंगे, ठीक। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये सीरीज 10 से 11 लेक्चर्स की होगी। एक अलग कॉपी लो, ठीक। क्वेश्चन मैं यहां पे आपको दूंगा, क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक। क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा, आप लोगों को सॉल्व करना है, तो उसके लिए अलग से कॉपी बना लो, उसका नाम ही बार्क की कॉपी रख लो, क्योंकि बीच बीच में सेशन में मैं इंटरव्यू रिलेटेड चीजें भी बताऊंगा, ठीक है ना। इंटरव्यू रिलेटेड चीजें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी, ठीक है ना। तो इसकी एक नई कॉपी बनाइएगा सभी लोग, ठीक। चलो स्टार्ट करें। कॉपी पेन लेके बैठे हो, ले आओ। अगर नहीं लेके आए हो तो पहली प्रॉब्लम मैं आपको देने जा रहा हूं, पहली प्रॉब्लम दूंगा फिर उसका सोल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। चलिए ऑल रेडी, चलो पेन कॉपी लेके बैठो बिल्कुल। ये रही आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन बार्क में आया है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका बार्क में आ चुका है, लिखा भी है कब आया था। चल पेन कॉपी उठाओ और सॉल्व करना चालू करो।
और पीवाईक्यू वगैरह नहीं करेंगे भाई, ठीक है ना। पीवाईक्यू की जिम्मेदारी आप लोगों की, ठीक, पीवाईक्यू की जिम्मेदारी आप लोगों की। चलिए पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं ये बार्क 2020 के एग्जाम में आ चुका है। तो जैसे ही मेरे को जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद आते जाएंगे मैं इस सेशंस में पुट अप करते जाऊंगा। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। बस ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं बार्क में, है ना। फटाफट आंसर करो जरा। फटाफट आंसर कीजिए। तो पूरी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी ली है तो अपन बिल्कुल आपको तैयार करके ही छोड़ेंगे हर तरीके से। क्या आंसर आ रहा है? सही है आपका। फटाफट आंसर करो भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। टाइमर लेके बैठो, टाइमर। बार्क में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय है, ठीक। तो पेन कॉपी टाइमर जो भी लेना है सब लेके बैठो, है ना। और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको लगेगा कि यार हाँ क्वालिटी है। क्वेश्चन की क्वालिटी हमेशा मैं अच्छी रखता हूं। चलिए तो बहुत डिफरेंट टाइप के आंसर आ रहे हैं। कोई बी कह रहा है, कोई ए कह रहा है, कोई सी कह रहा है। तो भाई डी वाला, अच्छा डी वाला ऑप्शन ही ऐसा था कि कोई कह नहीं सकता, है ना कि सर डी वाला तो आंसर ही नहीं होगा। समझो जरा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक, समझिए जरा, इंपॉर्टेंट सवाल। क्या? फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बहुत बेसिक सवाल है। इंटरव्यू में भी इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीजें आपसे नहीं पूछेगा, इस टाइप के सवाल रहेंगे इंटरव्यू में। देखो जरा समझो। फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ पीएफआर ऑफ लेंथ एल। चलिए इस पहले प्रॉब्लम को बोर्ड पे सॉल्व करता हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये चीज। सर इट इज ओनली फॉर पर्टिकुलर ब्रांच। हाँ यस, दिस इज फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। देखिए कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हाँ बी वाले सही है, बी वाले सही है। टेकिंग प्लेस इन अ पीएफआर ऑफ लेंथ एल। कितनी लेंथ है पीएफआर की? एल। चलो भाई एक पीएफआर बनाते। पीएफआर तो सभी जानते हैं, पीएफआर सभी जानते हैं कि नहीं? जानते हो ना पीएफआर। और ये सेशन में सिर्फ मास ट्रांसफर और आईपीसी जो मैं सब्जेक्ट लेता हूं उसके सवाल नहीं रहेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। पीएफआर सभी जानते हैं। चलो अभी पूछूंगा, वो सब भी पूछूंगा, मैं टेस्ट लूंगा पीएफआर पे भी। तो टोटल लेंथ इसकी दी हुई है कितनी? टोटल लेंथ इज गिवन टू बी एल। तो आपने ये रिएक्टेंट डाला यहां से CA0, यहां पे आपको कन्वर्जन मिली कितनी? 80%। मतलब CA कितना रहा होगा? 0.2 बचा होगा अप्रोक्सीमेटली, अगर CA0 1 है तो। आपसे पूछ रहा है कि एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो रही है, अगर बाहर 80% कन्वर्जन मिला है, L लेंथ का PFR है, तो L/2 तक कितना कन्वर्जन हुआ होगा? आधे तक कितना कन्वर्जन हुआ होगा? इस पॉइंट पे आपको कन्वर्जन बताना है, ठीक। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। रेट काय पे डिपेंड करता है? रेट इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट? देखो ना जरा, रेट इज डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इस पे डिपेंड करता है, ठीक। अब जब रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, कैसी कंसंट्रेशन है? स्क्वायर, CA स्क्वायर, ठीक। तो ये बताओ कि रेट जैसे जैसे आप PFR में मूव करेंगे, रेट कम होगा कि ज्यादा होगा? ये बताओ। जैसे जैसे आप अलोंग द PFR मूव करते जाएंगे, रेट कैसा होते जाएगा?
कम होते जाएगा, बढ़ता जाएगा या बराबर रहेगा? बताइए जरा। बताओ। बिकॉज दिस रेट इज डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि रेट एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, रेट एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, कितना बोलोगे? माइनस आर इज इक्वल्स टू के सी ए नॉट स्क्वायर। तो मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, जैसे जैसे आप पीएफआर में आगे बढ़ते जाएंगे, रेट कम होते जाएगा, बढ़ते जाएगा या सेम रहेगा फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? बताइए। रेट कम होते जाएगा, सभी एग्री करते हैं इस बात से? सभी कमेंट्स में एग्री कर रहे हैं? क्यों कम होते जाएगा भाई? जैसे जैसे आप मूव करते जा रहे हैं पीएफआर में, सीए की वैल्यू कम होती जा रही है, रिएक्टेंट इज गेटिंग कंज्यूम्ड, इनिशियली द रेट वुड बी हाई, जैसे जैसे जाते जाओगे कम होता जाएगा। ठीक, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, इनिशियली द रेट विल बी वेरी हाई और जैसे जैसे आप मूव करेंगे रेट विल डिक्रीज। तो इनिशियली फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम द कन्वर्जन विल बी मोर। भाई रेट कंसंट्रेशन के डिपेंडेंट है और कंसंट्रेशन से ही रेट कन्वर्जन निकलती है अपनी। सो फॉर सम टाइम मतलब कुछ टाइम के लिए रेट ज्यादा है, मतलब कन्वर्जन भी ज्यादा होगी और कन्वर्जन भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। कन्वर्जन मींस किसी पॉइंट पे कितना कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। सो कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, इनिशियली बहुत ज्यादा कन्वर्जन हो जाएगी, जैसे L/2 तक कन्वर्जन विल बी ग्रेटर देन 40%। आप कहेंगे सर यहां पे और कम पे जैसे जैसे जाओगे बढ़ती जाएगी। ठीक, तो कन्वर्जन विल बी ग्रेटर देन 40% एट L/2 बिकॉज इनिशियली द रेट वुड बी वेरी हाई एंड इफ द रेट वुड बी वेरी हाई द कन्वर्जन विल बी मोर फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, because this rate is dependent, directly dependent on the concentration of the reactant। बहुत ही बेसिक सवाल है यार, तो बनना चाहिए। ग्रेटर देन 40% विल बी द आंसर। बोलो इसमें कोई दिक्कत? ठीक, इसमें कोई दिक्कत? किसी को समझने में दिक्कत हुई? चलिए, पीएफआर सभी लोग जानते हैं? चलो अभी आपका टेस्ट लेता हूं मैं, पीएफआर आप जानते हो तो। चलो ये दो ग्राफ मेरे लिए प्लॉट कर दोगे? ये दो ग्राफ मेरे लिए प्लॉट कर दो, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इंटरव्यू के भी क्वेश्चन साथ ही साथ लेते चलूंगा। चलिए ये दो ग्राफ मेरे लिए बना दो जरा। If it was negative order reaction, हाँ, if it was negative then less, how greater than 40%? ठीक, वही तो एक्सप्लेन किया अभी मैंने, समझो ना। ऑर्डर इज व्हाट? ऑर्डर इज व्हाट? ऑर्डर इज सेकेंड ऑर्डर। ठीक, रेट इज डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक, करता है कि नहीं? तो इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी होती है? इनिशियली इनसाइड द रिएक्टर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज वेरी हाई। क्लियर है ये बात? मानते हो कि नहीं? इनिशियली द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज वेरी हाई। क्लियर, ये बात समझ आ रही है? इफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, तो इनिशियली जैसे ही रिएक्टर इस पॉइंट पे रहेगा कन्वर्जन ज्यादा रहेगी। ठीक, कन्वर्ट ज्यादा होगा। मान लो यहां पे 30% कन्वर्ट हो गया, फिर जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हो यहां 40 हुआ, मिड पॉइंट पे आते आते 50 हुआ, फिर जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो आप देख रहे हो कि कन्वर्जन धीरे धीरे चेंज हो रही है। इनिशियली देयर इज एब्रप्ट चेंज इन द कन्वर्जन, क्योंकि द रेट वॉज डिपेंडेंट अपॉन सीए स्क्वायर। तो इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो कन्वर्जन इनिशियली मतलब कुछ पार्ट में, इतने पार्ट में कन्वर्जन बहुत ज्यादा होता है, एंड देन द कन्वर्जन डिक्रीजेस। यहां पे आप देखेंगे 65% हुआ, धीरे धीरे करके फिर चेंज होता है। ठीक,
बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन सवाल। चलो ये ग्राफ बने कि नहीं, बताइए, ग्राफ बने कि नहीं? सेकेंड ग्राफ डिक्रीजिंग, फर्स्ट ग्राफ में किसी पर्टिकुलर लेंथ पे पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्यों? किसी भी पॉइंट पे पैरेलल टू, ये ग्राफ बने कि नहीं? ये वाला ग्राफ तो आसान है, दिस सी ए डिक्रीजेज विथ लेंथ, सी ए नॉट से स्टार्ट होगा, डिक्रीज करेगा, ये वाला तो क्लियर है। फर्स्ट वाला एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, अच्छा, तो सेकंड वाला क्या करेगा फिर? सेकंड वाले का क्या रहेगा? सेकंड वाले का क्या रहेगा? हाँ, पीएफआर का अजम्पशन क्या है? पीएफआर का अजम्पशन क्या है वो बताओगे? पीएफआर का अजम्पशन क्या है? पीएफआर के अजम्पशन बताओ। फर्स्ट वाले ग्राफ का एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, क्या सी बात कर रहे हो? अरे पीएफआर का अजम्पशन क्या है? पीएफआर ऑपरेट एट स्टेडी स्टेट या अनस्टेडी स्टेट, बताइए। स्टेडी स्टेट पे ऑपरेट करता है ना। हाँ, एक्सियल डायरेक्शन में मिक्सिंग नहीं होगी, वो तो है ही। दूसरी चीज क्या है? हाँ, स्टेडी स्टेट है। तो स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है? कोई चीज टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी। हाँ, नो बैक मिक्सिंग, हाँ, या नो एक्सियल मिक्सिंग, उसी चीज को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो भाई स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है कि कंसंट्रेशन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट विल नॉट वेरी विथ टाइम। तो आप एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कैसे कह सकते हो? बस ऐसे ही सवाल आते हैं इंटरव्यू में, ठीक है ना, ऐसे ही सवाल इंटरव्यू में आते हैं, ठीक। नहीं सुमित, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। आप अगर फर्स्ट ऑर्डर लेंगे, जीरो ऑर्डर लेंगे, सेकंड ऑर्डर लेंगे, तो भी आप गलत ही बोल रहे हैं। टाइम के साथ कंसंट्रेशन विल बी कांस्टेंट। हाँ, पैरेलल टू टाइम, हाँ सही है अनुराग, सही कह रहे हो। बस ये है आपका बेसिक्स की टेस्टिंग। तो आप कहते हो ना सर कि मैंने पढ़ाई अच्छे से की थी, फिर भी मेरा अच्छे से एग्जाम नहीं हुआ। समझ पा रहे हो क्यों नहीं हुआ? आपको किसी ने बोल दिया कि पीएफआर में स्टेडी स्टेट में वर्क करता है, पीएफआर में बैक मिक्सिंग नहीं होती, आपने कहा अच्छी बात है। आपने उससे सवाल ही नहीं किया कि यार स्टेडी स्टेट कैसे सर, अरे कैसे स्टेडी स्टेट, मेरे को थोड़ा समझाओ, स्टेडी स्टेट कैसे हुआ, बैक मिक्सिंग क्यों नहीं हुई? ये दिक्कत है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज है ये, इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं ये सवाल, ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जा चुका है भैया, ऐसे ही इंटरव्यू का सवाल है ये। इंटरव्यू में पूछता है आपसे 4 सब्जेक्ट, पहला अगर सीआरई बोलोगे तो ऐसे सवाल आएंगे। उसको मतलब नहीं है कि तुम कितने महान न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक, कि कितने से बड़ा क्वेश्चन जो किया था आप, कोई मतलब नहीं। ये बेसिक पता है कि नहीं, कंसंट्रेशन टाइम के साथ नहीं बदलती है, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में पीएफआर के लेंथ के साथ जरूर चेंज हो रही होती है भाई, जैसे जैसे आगे जाओगे सीए कम होता जाएगा, लेकिन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कंसंट्रेशन हमेशा वही रहेगी। सर इसका क्या मतलब है पर्टिकुलर पॉइंट? इस पॉइंट पे सीए जो है वो हमेशा सेम रहेगा, इस पॉइंट पे हमेशा सीए सेम रहेगा। दिस इज द मीनिंग दैट पीएफआर ऑपरेट्स एट स्टेडी स्टेट। सर आपने जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया वो सीएसटीआर की तरह बिहेव, देखो सीएसटीआर में तो देखो कंप्लीट हर जगह पे एक जैसी रहेगी, उसमें तुरंत ड्रॉप आएगा। सीएसटीआर में बैक मिक्सिंग होती है तो हर जगह पे कंसंट्रेशन वही रहेगी, ठीक है ना। सर वन क्वेश्चन, आई हैव डन माय बीटेक इन केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन डिफाइन वेदर आई कैन फिल, हाँ कर सक, बीटेक की रिक्वायरमेंट है भाई तरुण,
बीटेक में अगर 60% है तो आप अप्लाई कर सकते हो बार्क के लिए, उसको बीटेक के नंबर से मतलब है, ठीक है ना। ठीक है ना, चलो क्लियर हुई बात, ये समझ पाए कि नहीं, ठीक, ये समझ पाए कि नहीं बताइए, क्यों भाई। बस ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में और ये पूछा जाता है क्या, इंटरव्यू। चलो नेक्स्ट सवाल, जोरदार माहौल बन गया पहले ही सवाल से, बस ऐसे ही सवाल रखूंगा मैं, पीवाईक्यू वगैरह नहीं कराएंगे, आपका दिमाग चलवाना है मेरे को कैसे भी। बहुत लोग पूछते हैं ना कि बट सर ब्रोशर में नॉट एलिजिबल डाला है, मतलब देखो बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग इज द नेसेसिटी, ठीक, आपकी डिग्री अगर बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। वो आपसे बीटेक पूछेगा कि केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक है, 4 साल का बीटेक के आप मार्क्स दिखाओगे तो आपको कंसीडर करेगा, ठीक है ना। ये सब मत डालो कि मेरा स्पेशलाइजेशन रिफाइनरिंग में है, वो सब मत डालो, आपको डिग्री काई की मिली है, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग लिखा आएगा उस डिग्री पे, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। डिग्री में बस ये लिखा आना चाहिए कि बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, ये लिखा नहीं आना चाहिए कि बीटेक इन पेट्रोकेमिकल्स, ये मेरा पॉइंट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जरा फटाफट सभी लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ फटाफट। हाँ सही है पर्व, सही है खुर्शील, आपका सही है, सही है, सभी लोग आंसर कीजिए भाई, ऐसे ही सवाल आते हैं गेट में, सॉरी गेट हो गया बार्क में, है ना। बिल्कुल आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग करना है मेरे को, और ये सवाल जो है बिल्कुल आपके जल्दी बनने चाहिए, ये सवालों में अब टाइम नहीं लगना चाहिए आपका, बिल्कुल जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन है भाई, आप 60 भी करेंगे, हर क्वेश्चन में 2 मिनट भी लगाओगे तो टाइम ओवर हो गया। चलिए सही है, ज्योमेट्रिक मीन, heat conduction through a spherical wall of thickness x is given by this, where am is the geometrical mean of inside and outside radius। क्या होता है q is equals to माइनस डेल्टा t अपॉन r conduction, this is equals to minus k into am delta t by x, x is the thickness, ठीक। r कंडक्शन की वैल्यू, r कंडक्शन स्फीयर के केस में r कंडक्शन लिखिए, और कोई आपसे ये बोल रहा है कि बार्क में तो यार 1 लाइनर क्वेश्चन सवाल आते हैं, आपका ओपी गुप्ता करने से हो जाएगा या रामप्रसाद की बुक पढ़ने से हो जाएगा, गलत सपने दिखा रहा है आपको, ठीक। कोई भी आपसे ये बोले कि बार्क का एग्जाम सिर्फ 1 लाइनर एग्जाम है, कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ थ्योरी इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, गलत बोल रहा है, ठीक। तो ऐसे लोगों से जरा बच के रहना, गुमराह मत हो जाना, कुछ भी डाउट आप मेरे से पूछो, ठीक है ना। ये होती है, दिस विल बी, दिस इज आर कंडक्शन, आप इसकी वैल्यू यहां रखिए, am क्या लिखोगे, am इज 4 पाई rm स्क्वायर, x इज r2 माइनस r1, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास rm निकल के आएगा कितना, अंडर रूट r1 r2, और अंडर रूट r1 r2 रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिक मीन। अगर सिलेंडर होता तो क्या आंसर आता, अगर सिलेंडर होता तो क्या आंसर आता बताओगे जरा। दिस इज फॉर स्फीयर, स्फीयर के लिए ज्योमेट्रिक मीन है, जरा सिलेंडर के लिए बताओ, सिलेंडर के लिए क्या आएगा। सिलेंडर, अगर यहां पे सिलेंडर दे देता तो आपका आंसर क्या होता, जरा मेरे को बताओगे। सेम केस में अगर सिलेंडर बोल देता मैं, क्या आंसर होता, जरा मेरे को बताओ।
व्हाट विल बी योर आंसर? कि हीट कंडक्शन थ्रू अ सिलेंड्रिकल वॉल या सिलेंड्रिकल एनुलस इज गिवन बाय दिस. एम इज सिलेंड्रिकल, सिलेंडर होता तो क्या आंसर आता? हर्ष कह रहा है ए, पर्व कह रहा है सी. बाकी लोग हाँ, लॉगरिथमिक विल बी द राइट आंसर. फॉर सिलेंडर इट विल बी लॉगरिथमिक. सिलेंडर के लिए लॉग आएगा भैया, सिलेंडर के लिए लॉगरिथमिक आएगा. कैसे? हाँ, लॉग मीन आएगा. क्यों यार? इसका आर कंडक्शन लिख दोगे ना तो ही तुम्हें अंदाजा लग जाएगा. इसका आर कंडक्शन कितना होता है? आर कंडक्शन लिख दो. अब आर कंडक्शन में जब ln आ गया तो ऑब्वियसली लॉगरिथमिक मीन आएगा. एम की वैल्यू रहेगी क्या? 2 पाई आर एल. एक्स कितना रहेगा? R2 माइनस R1. ये सारी वैल्यू को पुट करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक. सो फॉर सिलेंडर इट विल बी लॉगरिथमिक. ध्यान रखेंगे. हाँ, लॉगरिथमिक मीन फॉर सिलेंडर. चलो नोट कर लेना इसको. ठीक है ना? क्लियर है बात? हाँ, सभी का सही है. गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा. नेक्स्ट क्या है भाई आंसर? हाँ सही है. बी विल बी द आंसर फॉर दिस. निकल विल बी द आंसर. ठीक. निकल सपोर्टेड ऑन एल्यूमिनियम. ठीक है. निकल सही है, सभी का सही है. अच्छा, स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था से बनता क्या है? स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था से बनता क्या है वो बताओ मेरे को जरा. स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था से क्या बनता है? क्यों की जाती है? सारी चीजें लिखो अपनी कॉपी में. सारी चीजें लिखो. सब आपको पता है, बस अब रिवीजन ही तो करवाना है मेरे को बार के लिए. क्यों करते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था? सिंथेसिस गैस के लिए. CO&H2. अरे भाई CO और H2 तो अमोनिया के केस में बनती है. नेफ्था की स्टीम रिफॉर्मिंग से क्या बन रहा है? सिन गैस. ठीक. अच्छा, CO और H2 ही होती है, और भी कंपोनेंट्स होते हैं ना सिन गैस के. अरे और भी कंपोनेंट्स होते हैं ना. ठीक है. चलिए ठीक है. नेक्स्ट चलिए कीजिए जरा. इजी क्वेश्चन है लेकिन बात यह है कि टाइम बचा पा रहे हैं कि नहीं आप इस सवाल में, फटाक से बन रहा है कि नहीं.
हाँ, अमोनिया सिंथेसिस गैस। चलिए फटाफट बनाओ, इस सवाल में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये सवाल इसलिए दिया है टेस्ट करने के लिए आपकी फटाफट कैलकुलेशन कर पा रहे हो कि नहीं, फटाफट सोच पा रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। करो जरा इसको। सर नेफ्था क्या होता है? अरे नेफ्था क्या, जैसे क्रूड ऑयल की अपन डिस्टिलेशन करते हैं ना, तो उसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट इज नेफ्था। इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, आप डिस्टिलेशन करते हैं क्रूड ऑयल का, उसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस निकलते हैं ना, ब्यूटेन गैसेस वगैरह निकलती हैं, पेट्रोल निकलता है, गैसोलीन होता है, नेफ्था भी उसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेफ्था इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्रूड डिस्टिलेशन, ठीक, क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन, एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हैवी हाइड्रोकार्बन्स। हाँ, क्या आंसर है इसका भाई? हाँ सही है, सभी का सही है। 0.875। क्या फॉर्मूला लगाया था कि लॉजिक लगाया था? लॉजिक देखो, लॉजिक से क्या करना है, द कन्वर्जन ऑफ अ रिएक्टेंट अंडरगोइंग अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट अ टाइम इक्वल टू 3 टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। मान लो आपने 100 मोल्स ले रखे हैं इनिशियली, आपसे पूछ रहा है कि ये 100 मोल्स कितने कन्वर्ट हो जाएंगे, कब? 3 हाफ लाइफ्स में। और हाफ लाइफ क्या होती है? प्रोडक्ट आधा होता जाता है, मतलब एक हाफ लाइफ में प्रोडक्ट कितना बचेगा? 50 मोल्स। यही होता है हाफ लाइफ का मतलब, आधा हो जाना। दूसरी हाफ लाइफ में कितना बचेगा? एक और हाफ लाइफ में बचेगा 25 मोल, और एक और हाफ लाइफ चले जाओगे तो बचेगा आपके पास 12.5 मोल्स। 3 हाफ लाइफ हो गई। जब 3 हाफ लाइफ हो गई, आप 100 से चालू किए थे, बचा आपका कितना? 12.5। कितना कन्वर्ट हो गया होगा? 87.5% या 0.875। ठीक, सर ऐसे मेरे को नहीं समझ आ रहा है तो नॉर्मल मेथड लगा लो। नॉर्मल मेथड क्या है? Ca is equals to Ca naught e to the power minus kT. This is the equation for first order system. Ca is equals to Ca naught 1 minus Xa। बस ये एक चीज सॉल्व कर लो। हाफ लाइफ कितनी होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? T हाफ इज 0.693 by K। पर वैल्यू किस चीज की है बार के एग्जाम में? टाइम की। टाइम आपका कौन बचाएगा? अगर आपकी स्ट्रांग पकड़ है सब्जेक्ट पे, नहीं तो ये नॉर्मल मेथड आपकी टाइम ले लेगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलो दिस वाज आस्क्ड इन बार्क 2018। मैंने अपने जो बार्क स्कोर कार्ड वाले सेशन में आपको बताया है कि एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होता है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। उसी के बेसिस पे ये सवाल है। ठीक, तो केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस पूरा सेम आता है बार्क में, बस एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, दैट इज मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये बार्क 2018 में पूछा गया। Bronze is an alloy of आंसर नहीं भाई गलत दे रहे हो आंसर। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। Sn इज टिन। ठीक, हाँ कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज होता है भाई
कॉपर एंड टिन। आप लोग सब ब्रास का आंसर कर रहे हैं। इसलिए तो पूछा है ये सवाल। बी आंसर इज करेक्ट। ब्रास और ब्रॉन्ज इसलिए पूछता है, कंफ्यूजन होती है बच्चों को। आप लोगों ने गलत, कई लोगों ने गलत भी आंसर किया है। दिस इज करेक्ट। ठीक, दिस इज करेक्ट। ठीक है ना। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अलॉयज वगैरह भी थोड़े से पढ़ लो। जैसे स्टील में क्या क्या यूज होता है, स्टील की कंपोजिशन क्या है, थोड़ी सी ये सब चीजें पढ़ के रखो। बेसिक्स हैं ये। मतलब वो इंटरव्यूअर भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि ये स्टील की कंपोजिशन वगैरह आप बता पाओ। ठीक है ना। तो कंपोजिशंस थोड़ी बहुत देख लो कॉमन मटेरियल्स की, थोड़े बहुत अलॉय देख लो। जैसे आयरन का क्या, आयरन से क्या क्या अलॉयज बन सकते हैं, स्टील इज वन ऑफ द अलॉय। ठीक, कंपोजिशन आयरन रहता है, कार्बन, क्रोमियम, निकेल। ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील, जो आपकी स्टेनलेस स्टील आती है, ये कोरोजन रेजिस्टेंस होती है। ठीक है ना। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि थोड़े बहुत अलॉयज वगैरह भी देख के रखो, कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। और इंटरव्यू में ये सब चीजें आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता हो, ये बेसिक घरेलू मटेरियल है ना। हाँ, क्रोमियम, हाँ निकेल, क्रोमियम और निकेल की क्वांटिटी ज्यादा होती है। और स्टील आप जानते ही हैं, आयरन और कार्बन का मिक्सचर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कीजिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूमेरिकल रहेगा और ओनली कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं, न्यूमेरिकल प्लस कंसेप्चुअल दोनों आएंगे। ठीक है ना। न्यूमेरिकल प्लस कंसेप्चुअल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक। तो कोई आपसे ये बोल रहा है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, कोई आपसे ये बोले कि यार बार्क में तो वन लाइनर आता है, आप सिर्फ ओपी गुप्ता और रामप्रसाद कर लो, नहीं होगा उससे। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, प्लस न्यूमेरिकल्स भी पूछेगा। 2021 का एक सवाल है, वो मैं करवाऊंगा अभी आगे सेशंस में। आपको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालने बोला था यूजिंग डिट्टस बोल्टर इक्वेशन, और ऐसा भी नहीं था कि रेनॉल्ड्स नंबर दे दिया है या प्रांडल नंबर दे दिया है। रेनॉल्ड्स नंबर की कैलकुलेशन करो, प्रांडल नंबर की कैलकुलेशन करो, फिर जाके हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालो। 5 मिनट ले लेता वो। ठीक है ना। बता तो दिया यार रॉकी, स्पैमिंग मत करो। इसका आंसर कीजिए, सभी लोग सॉल्व कीजिए। आंसर आ रहा भाई? सभी लोग सॉल्व करो। थोड़ा सा बार्क में ना, थोड़ा सा टाइम और एक्यूरेसी दो चीजों का भी खेल है। सवाल आपको आता है लेकिन थोड़ा सा फास्ट करने का ट्राई करो। ठीक। और कैलकुलेशन पे अपनी भरोसा रखो, मिस्टेक्स को अवॉइड करो, क्योंकि बार्क में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, रिवीजन करने का तो चांस ही नहीं है भाई बार्क में। ठीक। कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है सी। सी सही है यार, सी सही है। कैसे सही है देखो, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरीज एज 1 + T, द एवरेज थर्मल कंडक्टिविटी इन द टेम्परेचर रेंज इज 25 डिग्री और 40 डिग्री सी। एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, आज ये फॉर्मूला नोट कर लो, बहुत कॉमन है, कहीं पे भी आ जाता है।
कोई भी चीज का एवरेज निकालना है, समझ लो, है ना। इसको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट में भी काम आएगा, इधर भी काम आएगा, और आपके और भी जगह पे काम आएगा। के एवरेज निकालना है, किसी भी चीज का एवरेज निकालना है, ठीक। तो वो पहले चीज देखो कि वो चीज किस से वेरी कर रही है, टेम्परेचर पे वेरी कर रही है, ठीक। तो आप क्या करिए, आप इंटीग्रेशन लिखिए, ठीक, बिटवीन टू टेम्परेचर्स, क्योंकि टेम्परेचर की ही रेंज है, के टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है, ठीक। नो, you cannot take simply the average of initial and final values, right? ठीक है ना। सो T1 एंड T2 के एवरेज आप लिखिए, वो क्वांटिटी जो T के साथ वेरी कर रही है, dt, and you have to divide by delta T. This is the standard way to take average. हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट किसके साथ वेरी कर रहा है, लेंथ के साथ। तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए क्या लिखोगे आप, वो भी बता दे रहा हूं आपको। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए लिखोगे आप क्या, एच एवरेज निकालना है आपको। लिखो जरा, एक बार लिख के बताओगे क्या मेरे को। किसी भी चीज का एवरेज ऐसे लिखेंगे आप। एच एवरेज क्या है, आपका लेंथ के साथ वेरी करता है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट सभी जानते हैं। दिस इज द एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है ना। अच्छा, वेरिएशन लीनियर हो तो वी कैन टेक एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, ठीक है, वो भी चलेगा। सो दिस विल बी ठीक है। चलो इसको सॉल्व करोगे आप। डेल्टा टी 15, डेल्टा टी इज 15, 40 माइनस 25, और इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा। 1 प्लस टी को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर्स को आप कन्वर्ट करेंगे केल्विन्स में। केल्विन्स में टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यू विल गेट ठीक है, दिस विल बी द आंसर। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि एवरेज कैसे लेना है, वो चीज ध्यान रखो, है ना। ये फॉर्मूला अलग से लिख ही लो, ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूं। बार्क के लिए एक अलग कॉपी बना लो, काम आएगी वो आगे तक, रिटर्न एग्जाम तक काम आएगी, इंटरव्यू तक, सब चीज में काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए कीजिए जरा। अब बिल्कुल ऐसे सवाल में टाइम बचाने के लिए आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होने चाहिए, ठीक। नहीं तो वहां ड्राइव करने बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी, छोड़ना पड़ेगा ये सवाल। तो डेरिवेशन आप जानते हो, डेराइव करोगे तो टाइम लग जाएगा, 5-1 मिनट ले लेगा ये आपके। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए,
क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप बिल्कुल वहां डेरिवेशन करने बैठ जाएं। सही है, ए आंसर इज करेक्ट। हाँ, ए पहले क्यू डैश निकाल रहे हैं। हाँ सही है ना, सही है, निकाल के सही है, सही है अमित, सही है, सही कह रहे हैं। हाँ ए सही है भाई, ए इज करेक्ट। ठीक, कैसे? एक वायर है, टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करोगे? टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करो जरा, इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करते चलो। ये एक वायर है, टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करिए। इस वायर में टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी दिखेगी? आपसे बोल रहा है एक वायर है, 5 किलोवाट रेजिस्टेंस हीटर वायर, Q की वैल्यू आपको दे रखी है 5 किलोवाट, जो हीट जनरेट हो रही है अंदर, ठीक है ना। डायमीटर इज 2, डायमीटर इज गिवन टू यू एज 2 and length is how much? 0.5, length is 0.5 meters. Used to boil water if the outer surface temperature of this resistance wire, पूरे वायर का जो टेम्परेचर है Ts, that is 100 डिग्री C हर जगह। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द वायर, सेंटर पे पूछ रहा है कि कितना टेम्परेचर, ये सेंटर पे कितना टेम्परेचर रहेगा। तो आप जानते ही हैं कि एक सिलेंड्रिकल वायर है, अगर इसकी टेम्परेचर प्रोफाइल में बनाऊं आपको, तो सेंटर पे क्या आता है? मैक्सिमा आता है। सेंटर पे देयर विल बी मैक्सिमा, हाँ मैक्सिमा एट द सेंटर। तो ये सब आपको इंटरव्यू में ड्राइव करने नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट फिगर दे देगा और बोलेगा भाई टेम्परेचर प्रोफाइल बना के बताओ। क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर सिलेंड्रिकल वायर, फॉर्मूला इज T माइनस TS इज इक्वल्स टू Q डॉट R स्क्वायर अपॉन 4K। ये पता ही होना चाहिए भाई आप, तो हीट कंडक्शन, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन निकाल के आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्राइव करना पड़ेगा। यह है टेम्परेचर प्रोफाइल कि वायर के अंदर किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा, आपको इस तरीके से मिलेगा। आपको सेंटर ऑफ द वायर पे चाहिए, सेंटर ऑफ द वायर पे मैक्सिमा आता है, ठीक है। सो यू विल गेट Tm माइनस Ts अब सर Q डॉट क्या है? ठीक, डाउनलोड पैराबोला। अच्छा, अरे वो डाउनवर्ड पैराबोला बोल रहा है यार, ठीक है ना, डाउनवर्ड पैराबोला बोलना चाह रहा है। Q डॉट क्या है? Q बाय वॉल्यूम, हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपको क्या दी हुई है? खाली आपको हीट दी हुई है 5 किलोवाट, लेकिन आपके फॉर्मूले में क्या आता है? आपके फॉर्मूले में क्या आता है? Q पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम R स्क्वायर है, ठीक। ये करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज आप प्लग इन करेंगे, आपके पास Tm की वैल्यू आ जाएगी। Tm की वैल्यू विल बी 131.83, दिस विल बी द आंसर, ठीक, ठीक है ना। हाँ, अरे क्यों मजाक बना रहे हो यार, हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक। तुम लोग बिल्कुल यार बिगड़ गए हो, है ना, मतलब दूसरे का मजाक बनाने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते हो। चलिए, इसी से रिलेटेड आपको इसका फॉर्मूला लिखिए जरा।
प्लेन वॉल का फॉर्मूला लिखिए। प्लेन वॉल का फॉर्मूला लिखिए। प्लेन वॉल के लिए फॉर्मूले लिखिए। हाँ हाँ समझ रहे हैं। प्लेन वॉल के लिए फॉर्मूला लिखिए जरा। सिलेंडर का देख लिया अपन ने, प्लेन वॉल का रिवीजन करो। सेकंड, स्फीयर के केस में लिखिए। स्फीयर के लिए फॉर्मूला लिखिए। हीट जनरेशन, क्यू डॉट इज हीट जनरेशन, और स्फीयर के केस में भी वैसे ही। स्फीयर के केस में भी आप वैसे ही लिखिए। दोनों के फॉर्मूले लिखिए जरा। ठीक, स्फीयर ठीक है ना। अब देखो ना, सिमिलर है सारे फॉर्मूले। प्लेन वॉल के केस में नीचे देखो क्या आया है 2, सिलेंडर के केस में क्या आया था नीचे 4। अब सिलेंडर का रेडियल डायरेक्शन होता है तो यहां पे x की जगह पे r हो गया था और l की जगह पे रेडियस हो गई थी। और स्फीयर के केस में क्या आया नीचे 6 आया, और स्फीयर भी रेडियस होता है तो r² आ गया r²। इजी फॉर्मूले है, याद रह जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल याद रहेंगे ये तो। वॉट की वॉट पर मीटर क्यूब, जब भी ऐसा स्मॉल क्यू डॉट लिखा रहेगा इसका यूनिट रहेगा वॉट पर मीटर क्यूब। हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम, हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम, दिस थिंग क्यू डॉट। ठीक है ना, क्लियर। चलिए इजी फॉर्मूलेज हैं, और ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। प्लेन वॉल में आया नीचे 2, अरे के भी ध्यान मत रखो। नीचे सिलेंडर के केस में आया 4, स्फीयर के केस में आया 6, 2 4 6 खत्म। हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना हीट ट्रांसफर में, प्लेन वॉल सिलेंडर स्फीयर 2 4 6 खत्म। आसान बनाओ जिंदगी अपनी। चलिए नेक्स्ट कीजिए।
क्या आंसर आ रहे हैं? सी। सही है, सही है, सही है, सभी का सही है। सभी का सही है, गुड। पहला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? पहला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन मेटल्स। ठीक, नॉन मेटल्स की कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है? दिस थिंग। सेकंड ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी। थर्ड ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? K इज इक्वल्स टू K नॉट ये रिप्रेजेंटेशन है। अब थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है ना? क्लियर है? ये सब ग्राफ पता होने चाहिए बिल्कुल, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। देख लो आप, अब ड्राइव कैसे करते हैं इसको। ठीक है ना? कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। क्लियर हुई ये बात? याद रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन लूं। चलो, डेली नहीं रखूंगा। दीज सेशंस विल बी ऑन पर्टिकुलरली ऑन सैटरडेज एंड संडे, ताकि आपकी कॉलेज वगैरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस ना रहे। और ये सैटरडे संडे कंटिन्यूअस, हर सैटरडे संडे होंगे बार के एग्जाम तक। ठीक, बार के एग्जाम तक ये सेशन कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन सिर्फ सैटरडे संडेज, वीकेंड्स पे रहेंगे, ताकि आप वीकडेज पे अपनी कॉलेज की जो भी चीजें हैं कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर सकें ना। कॉलेज वगैरह अटेंड करना रहता है, इसलिए मैंने वीकडेज पे नहीं रखे सेशन। तो these sessions will be every Saturdays and Sundays. फटाफट करो। क्या आंसर है भाई? अरे सबने आंसर दे दिया फटाफट। बी, अमॉक्सीडेशन। अमॉक्सीडेशन का कैटलिस्ट लिखना जरा। अमॉक्सीडेशन का कैटलिस्ट लिखो मेरे लिए। कैटलिस्ट बताओ जरा इस प्रोसेस का, तब होगी ना यार कुछ बात। अमॉक्सीडेशन मतलब प्रोपाइलिन प्लस अमोनिया प्लस ऑक्सीजन। यार अमॉक्सीडेशन क्या है? AMM फॉर अमोनिया, ऑक्सीडेशन मतलब O2। क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है इसका? प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट बताओ जरा। प्रोडक्ट बताइए इसका, अमॉक्सीडेशन प्रोसेस का प्रोडक्ट क्या है वो बताओ। चलो फिर कैटलिस्ट मैं बता दूंगा। अब इतना कर देना भाई, है ना? इतना करोगे तो ही मैं कैटलिस्ट बताऊंगा। मेरे को इसका प्रोडक्ट बताओ। प्रोपाइलिन प्लस अमोनिया प्लस ऑक्सीजन का प्रोडक्ट क्या है? नहीं, PD नहीं है। प्रोपाइलिन प्लस अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको? ये प्रोसेस कहां होती है वो भी लिखो।
नाइट्रेशन इज 1, ऑक्सीडेशन इज बेंजोइक एसिड फ्रॉम टॉली। हाँ पर्व सही है, गुड यार, गुड। प्रोपाइलिन प्लस अमोनिया प्लस O2, अरे भाई एक्राइलोनाइट्राइल, अब स्पेलिंग भूल गया यार, कोई लिखेगा क्या एक्राइलोनाइट्राइल की? गुड यार। एक्राइलोनाइट्राइल कहां यूज होता है? एक्राइलोनाइट्राइल एक्राइलिक फाइबर्स बनाने में। एक्राइलिक फाइबर्स के नाम लिखो। नहीं अनुभव, ऑर्लॉन इज नॉट द प्रोडक्ट। नहीं 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 नहीं, इस रिएक्शन का ऑर्लॉन प्रोडक्ट नहीं होता है। ऑर्लॉन इज अ एक्राइलिक फाइबर, एक्राइलोनाइट्राइल इसका प्रोडक्ट है। एक्राइलोनाइट्राइल इज द मोनोमर ऑफ ऑर्लॉन, ठीक है ना। तो एक्राइलोनाइट्राइल से बनते हैं क्या? एक्राइलिक फाइबर, नाम ऑर्लॉन और डिनाइल। हाँ PAN कैटलिस्ट। पर्व ने सही बोला था भाई, और एक और बंदे ने बोला था यार, नहीं सिर्फ पर्व ने बोला था, नहीं ट्रैवल ब्रो ने भी बोला। कैटलिस्ट इज मॉलिब्डेनम और बिस्मथ, MOBI। सर फाइनल प्रोडक्ट तो ऑर्लॉन ही होगा। हाँ फाइनल प्रोडक्ट तो ऑर्लॉन होगा, लेकिन ये जो रिएक्शन है दिस इज फॉर एक्राइलोनाइट्राइल, प्रिपरेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल, एंड फिर एक्राइलोनाइट्राइल से यहां पे जाता है, ठीक। मॉलिब्डेनम बिस्मथ इज द कैटलिस्ट, याद रखिएगा क्योंकि यूनिक चीज है। कैटलिस्ट थोड़ा सा यूनिक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो हटके है ना, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल वगैरह सब सारी लीग से हटके कैटलिस्ट। चलो नेक्स्ट, ये नोट कर लिए। चलो थोड़ा बहुत हो गया हीट ट्रांसफर, थोड़ा सा अब जरा थर्मो वगैरह की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लें। अरे गुड गुड, सही है भाई, सी सही है, गजब, सही है सी सही है। कैसे? on a PV diagram suppose the reversible isothermal line intersect a reversible adiabatic line at point A, then at point A the slope of reversible adiabatic के लिए PV पे पावर गामा is equals to constant। इसको डिफरेंशिएट करो, यहां से आपके पास dp बाई dv ये निकल के आएगा। d कैसे सही हो गया यार? एडियाबैटिक का, अच्छा d सही है, रुको देख लेता हूं एक बार, अभी डाउट है ना, चलो देखता हूं फिर। अभी याद क्या रखना है, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एडियाबैटिक के लिए
आइसोथर्मल के लिए सॉल्व कर लो। PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, सो PdV प्लस VdP। अभी सॉल्व कर देते हैं, टेंशन मत लो यार। कहाँ यार, सही तो आ रहा है C। अरे C सही तो आ रहा है। ये सही है कि नहीं? अब देखो dP बाई dV एट S इज इक्वल टू माइनस P गामा बाय V। dP बाई dV एट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू माइनस P बाई V। अरे तुमको प्रूफ करके बता रहा हूं मैं। हाँ, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। C सही तो है पापा। अरे C सही तो है रे कि नहीं है सही? C इज करेक्ट। D वाले कंफ्यूज कर दिए मेरे को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना भाई। ध्यान रखो ये सब इजी सवाल है, इनको याद करके मत बैठो इनको। अरे जहां भी कंफ्यूजन लगती है ना, वहां याद वाद करने की जरूरत नहीं है, वहां याद करने की जरूरत नहीं है। प्रूफ 2 मिनट लगेगा इसको करने में, कर लेना, ठीक है ना। चलो क्लियर है बात, आंसर विल बी C, ठीक है ना। ध्यान रखना ये ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए। ऑलरेडी बता चुका हूं, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन विजिबल है ना, बड़ा कर देते हैं। सही है खुशल, सही आंसर है आपका। सही है अमित, सही है, गुड। डी आंसर आना चाहिए भाई लोग।
करो करो, जिसने नहीं किया कर लो आराम से, बन जाएगा यार, कुछ भी नहीं है सवाल, डराव नहीं है, बस सब कुछ दे दिया है आपको। सभी लोग करो। अरे अभी लगवाते हैं हवा, सब चलवाते हैं। अरे इजी सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। देखो अभी सॉल्यूशन दूंगा ना, तुमको लगेगा अरे ये मैथ्स का सवाल है, ये थर्मोडायनेमिक्स का है ही नहीं। देखो जरा, मैथ्स की भी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, है ना, मैथ्स की भी प्रैक्टिस करवा दूंगा थोड़ी, क्योंकि मैथ्स भी आती है, लिमिट वगैरह आती है, प्रोबेबिलिटी आती है, डिफरेंशिएशन वगैरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक, देखिए जरा समझो, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा करो। द इन्वर्जन टेम्परेचर गिवन बाय द कंडीशन del H by del P at T is equals to 0 equal to 0। निकालना क्या है, सबसे पहले वो समझो, टेम्परेचर निकालना है भाई, टेम्परेचर निकालना है। कंडीशन किस कंडीशन के लिए, डेल्टा H by del P at T is equals to 0। अब आपको del H by del P दे रखा है भाई, इसको क्या करना है, आपको जीरो करना है। इसको अगर आप जीरो करोगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, v इज इक्वल्स टू टी डेल v बाय डेल टी एट p, ये निकल के आएगा। इस कंडीशन का एक्सप्रेशन ये है। सर डिफरेंशिएशन कर लिया पर प्रेशर का नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, बता रहा हूं। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ये वॉल्यूम की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है, इक्वेशन ऑफ स्टेट दे रखी है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा वी बाय डेल्टा पी डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो जरा v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू इज आर टी बाय पी माइनस ए बाय टी स्क्वायर प्लस बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो डेल वी बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी, पूरे एक्सप्रेशन को आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, कीपिंग प्रेशर एज कांस्टेंट। सो दिस विल बी आर अपॉन पी, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास आएगा 2a अपॉन टी क्यूब, और b इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये आपके पास एक्सप्रेशन निकल के आ गया किसका, डेल v बाय डेल टी एट p का। सब कुछ चीज तो है, आप इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और वॉल्यूम की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके सर, बट आंसर क्यों नहीं आ रहा है मेरा, हाँ अभी सॉल्व कर ले रहा हूं उसको, चलो इसको सॉल्व करो। सो दिस विल बी, यू हैव टू इक्वेट दीज टू थिंग्स, टेम्परेचर से और मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या एक्सप्रेशन बनेगा मेरे पास, आर टी बाय पी माइनस ए बाय टी स्क्वायर प्लस बी, ये तो है v का एक्सप्रेशन, टेम्परेचर T दिया हुआ है, T इज द टेम्परेचर, और ये डेल v बाय डेल टी एट P। सो दिस विल बी r बाय P प्लस 2a बाय टी क्यूब। इतनी बात समझ आ रही है। दिस इज इक्वल्स टू आर टी बाय पी माइनस ए बाय टी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू आर टी बाय पी प्लस 2a बाय टी स्क्वायर। देखो ये वाला कैंसिल, टर्म कैंसिल, जो बचा कुछ है उसको सॉल्व कर डालो, क्यों घबरा रहे हो। ये निकल के आएगा आपके पास, कितना आएगा ये 3a, t विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3a बाई बी। ये एक्सप्रेशन आ रहा है ना, हाँ सही है, सही है करण, हो गया ना। a की वैल्यू कितनी, सब्स्टिट्यूट करो 5000 50,000, b की वैल्यू 0.8, यही है ना भाई, 50,000 और 0.8,
ठीक है, सो इन्वर्जन टेम्परेचर विल बी 433 पॉइंट। मैथ्स थी, बताओ थर्मोडायनेमिक्स का क्या था इसमें? थर्मोडायनेमिक्स का तो कुछ भी नहीं था, तो मैथ्स का सवाल है, खामखा परेशान हो रहे हो। ठीक है, हाँ हो गया ना? कोई दिक्कत किसी को? सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं फिर आपकी तरफ, बस नोट्स बनाते चलो बढ़िया से, गारंटी तो जिम्मेदारी मेरी है, जिम्मेदारी मेरी है कि आपको बिल्कुल पूरा प्रिपेयर करके भेजूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अरे इन्वर्जन टेम्परेचर यार देखो इस केस में कुछ नहीं था, इन्वर्ट उससे उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? इन्वर्जन टेम्परेचर आपको बोला था कि कैसे निकलता है, इन्वर्जन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच दिस टर्म बिकम्स जीरो। इस टर्म को जीरो करने पे जो टेम्परेचर आएगा दैट विल बी इन्वर्जन टेम्परेचर, और ये टर्म के लिए इक्वेशन आपको दी हुई थी, ये इक्वेशन दी हुई थी, इसको सॉल्व करके इसको जीरो सब्स्टिट्यूट करके जो भी टेम्परेचर आएगा दैट विल बी योर इन्वर्जन टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई क्या पोजीशन है? हाँ अमित सही है, आंसर सही है आपका, आंसर सही है, गुड। चलो भाई देखो जरा क्या है, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा वैसा डाटा लिखते जाओ। द रेशियोज ऑफ द लेमिनार हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, हाँ सही है अमित सही है। द रेशियोज ऑफ लेमिनार हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस टू द थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होता है? डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। अब भाई किसके बराबर होती है ये? बन जाओ, किसके बराबर होती है ये? प्रांडल्ट नंबर, प्रांडल्ट नंबर टू द पावर 1/3। कितना दिया है ये? P के लिए दिया है 0.5, और सेम रेशियो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर टू थर्मल बाउंड्री लेयर Q के लिए दिया है, कितना दी है भाई? 2। हाँ C सही है, सभी का सही है, ठीक। 2 फ्लूइड्स P एंड Q के लिए आपको ये चीज दे रखी है। आपसे पूछा है क्या? प्रांडल नंबर एंड नसल नंबर फॉर Q। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो,
ये क्वेश्चन बनने चाहिए भैया, ये क्वेश्चन इजी है। कितना आएगा आपके पास, यहां से निकल के आएगा पी आर क्यू, दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/4। अब प्रांडल नंबर फॉर P इज 1/8, सो प्रांडल नंबर फॉर Q विल बी 8। सॉल्व कर लो, मैथ्स है। हाँ सी सही है। दूसरी चीज निकालना क्या है, नस्ल नंबर। नस्ल नंबर कैसे निकालोगे, नस्ल नंबर फॉर P इज, ये इक्वेशन होती है, Q के लिए इक्वेशन लिख दो। फ्लैट प्लेट के लिए इक्वेशन होती है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। इन दोनों को डिवाइड कर दो। यहां से आपका नस्ल नंबर ऑफ Q आ जाएगा। रेनॉल्ड्स नंबर सेम दिया था, कैंसल्ड। यहां से आपका नस्ल नंबर ऑफ Q आ जाएगा। सी विल बी द आंसर। नोट कर लीजिए सॉल्यूशन, बेसिक सी प्रॉब्लम थी। आपको डायरेक्टली पेंडल नंबर की वैल्यू ना देखे, ये सब फालतू कहानी बना दी कि रेशियो ऑफ हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर टू थर्मल बाउंड्री लेयर। यही टेस्ट करना चाह रहा था कि आपको इसका फॉर्मूला पता है कि नहीं। ठीक, सो द प्रांडल नंबर ऑफ Q विल बी 8, नस्ल नंबर विल बी 140। आई थिंक सभी का सही है। चलो बढ़िया यार, बढ़िया। बस ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहो आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 करो जरा। नोप, ए नहीं है आंसर। डायग्राम बनाओ, सेंट्रीफ्यूगल पंप का डायग्राम। ये है डायग्राम, ठीक। आउटलेट मार्किंग करिए सारी फटाफट, सेंट्रीफ्यूगल पंप की मार्किंग कीजिए जरा, सारी चीजें मार्क करो। दिस इज केसिंग, एम्प्टी स्पेस वॉल्यूट, so the
कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी टेक्स प्लेस एट वॉल्यूट. वॉल्यूट विल बी द आंसर. ठीक है ना. ये जो स्पेस है यहां पे आपकी कन्वर्ट होती है क्या, काइनेटिक टू प्रेशर एनर्जी. ठीक है ना, इंपेलर में नहीं. ध्यान रखेंगे इस चीज को. नोट कर लो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. डायग्राम बना लेना ये, है ना. एरिया इंक्रीज है, सही है अमित. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, इंपॉर्टेंट सवाल. सर सिविल स्टूडेंट के लिए, यार ये केमिकल के लिए सेशन है ना. दिस सेशन इज फॉर केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. देखो टेस्ट सीरीज सिर्फ मैकेनिकल के लिए लॉन्च्ड है. ठीक. एक बार आप पता कर सकते हैं, गेट एकेडमी के कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना. नंबर पे कांटेक्ट करो, वो आपको बताएंगे. ठीक. केमिकल में हाई, अरे देखा नहीं मैंने अभी, आपको चेक करके बताऊंगा, है ना. मोस्टली स्टूडेंट्स 50-60 ऐसे आ रहे हैं, 50-60 के अराउंड. मतलब जहाँ जब मैंने चेक किया था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के इतने थे. व्हाट टू डू, देखो प्रयाग आप कांटेक्ट करो ना, गेट एकेडमी की साइट पे जाके आप कांटेक्ट कीजिए, आपको सिविल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे. ठीक. अगर कुछ बार्क से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चल रही होगी या सेशन चल रहे होंगे तो बिल्कुल बताएंगे. मैकेनिकल के लिए तो चल रही है टेस्ट सीरीज. इंपॉर्टेंट सवाल है भाई. इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका एनपीएसएच पंप्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है. सही है खुशल, ए सही है, ए इज राइट. क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है एनपीएसएच का फॉर्मूला. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड. सारी चीजें आपको गिवन है. एच ई क्या है, एलिवेशन लॉस. एलिवेशन लॉस कितना है, 3 मीटर अबव है ना, 3 मीटर्स. फ्रिक्शनल लॉस 1 मीटर. सर पंप कॉन्सेप्ट हरिशंकर सर से बोलूंगा बताने, है ना. मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है, मतलब इतना डिटेल नहीं है मेरे पास. हरिशंकर सर से बोलूंगा, वो आपके लिए एक सेशन ले लेंगे. ठीक है ना. पीएटीएम दिया हुआ है, 1 एटीएम ओपन टैंक एटमॉस्फेयर है.
वेपर प्रेशर वो भी गिवन है, कितना 12.5। तो सब चीजें गिवन है। तो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर NPSH अवेलेबल। व्हाट इज द NPCH? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल टू यू, ठीक। और रिक्वायर्ड NPSH कितना दिया है? 3 मीटर दिया है। तो ये वैल्यू करीबन आती है अराउंड 5 मीटर्स। So NPSH available is greater than NPSH required. So this is the case of no cavitation. So if NPSH available is greater than NPSH required, cavitation will not take place. No cavitation. ठीक है, पंप और वॉल्व्स का सेशन करते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्लियर? चलो, सो ये थे आज के क्वेश्चंस। फटाफट अपन डायमेंशनलेस नंबर्स का रिवीजन कर लेते हैं और इस सेशन को खत्म करते हैं। बाकी क्वेश्चंस कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलो फटाफट डायमेंशनलेस नंबर्स का रिवीजन करो। सर जो जो मैं बोलते जा रहा हूं डायमेंशनलेस नंबर सारे लिखते जाओ। सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर लिखिए, ठीक। बोर्ड पे बिना देखे रेनॉल्ड्स नंबर लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, एज वेल एज डेफिनेशन लिखिए। रेनॉल्ड्स नंबर लिखिए। नेक्स्ट फटाफट लिखते चलो। डायमेंशनलेस नंबर का क्वेश्चन आना 90% चांस रहता है कि ऐसे एग्जामों में डायमेंशनलेस नंबर्स पूछेगा कोई ना कोई, तो सारी प्रैक्टिस भी करवा दे रहे हैं उसकी। नेक्स्ट लिखिए प्रांड्ल नंबर लिखिए, डेफिनेशन एज वेल एज फॉर्मूला। प्रांड्ल नंबर फटाफट अपनी कॉपी में लिखते जाओ, रिवीजन होते जाएगा। सो दिस इज रेनॉल्ड्स नंबर, इनिशियल फोर्सेस अपॉन विस्कस फोर्सेस, रो वी डी बाय म्यू। प्रांड्ल नंबर लिखिए, प्रांड्ल नंबर इज मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी, म्यू सीपी बाय के। नेक्स्ट नंबर लिखिए श्मिट नंबर, श्मिट नंबर लिख लिया। ये मेरे को कोई बताएगा डिफरेंस बिटवीन थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी? डिफरेंस बिटवीन थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी कोई बताएगा मेरे को? What is the difference between thermal conductivity and thermal diffusivity? और नहीं बताओगे तो मैं कल बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए लुईस नंबर। Schmidt is momentum diffusivity to mass diffusivity mu by rho dAB. Next is Lewis number. Lewis number लिखो। लुईस नंबर कहाँ यूज होता है? साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर।
साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर। नेक्स्ट शेरवुड नंबर लिखिए। नेक्स्ट शेरवुड नंबर, शेरवुड नंबर लिखिए। क्या बताता है शेरवुड नंबर? मास ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, ठीक, डिवाइडेड बाय मास ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। फॉर्मूला इज KLE by DAB. This characteristic length is equal to diameter for sphere and cylinder and thickness by 2 for flat plate. Thermal conductivity tells us about the heat propagation ability. हाँ सही है नितेश, गुड यार, गुड, सही है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लिखिए, नसल नंबर। फॉर्मूला फॉर नसल नंबर, फॉर्मूला फॉर नसल नंबर लिखिए जरा। क्या बताता है नसल नंबर? कंपटीशन बिटवीन कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। दिस शोज यू कंपटीशन बिटवीन कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। नसल नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब कन्वेक्शन इज ग्रेटर देन कंडक्शन। लास्ट यूलर नंबर, लास्ट इज यूलर्स नंबर। फ्लूइड मैकेनिक्स में ठीक है, क्लियर है? चलिए, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज सेशन। कमेंट करके बताएंगे भाई सेशन कैसा लगा। फिर इस सेशन को एंड करते हैं। कुछ आप और एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, कुछ और इंप्रूव करवाना चाहते हैं सेशन में, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, इसके नोट्स जरूर बनाते रहना, है ना। बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी। पहले ही क्वेश्चन में एक मैंने आपसे ग्राफ बनवाया था, किसका? पीएफआर के लिए सीए वर्सेस टाइम का, पीएफआर के लिए सीए वर्सेस एल का, ठीक। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नसल नंबर एंड बायोट नंबर। नसल नंबर किसी फ्लूइड में कन्वेक्शन और कंडक्शन की बात करता है, किसी फ्लूइड में, ठीक। वेयर एज बायोट नंबर किसका कंपैरिजन है? बायोट नंबर कंपेयर करता है किसी सॉलिड के अंदर क्या काम चल रहा है, किसी सॉलिड के अंदर कंडक्शन की और उस सॉलिड के आउटसाइड कन्वेक्शन की। वेयर एज नसल नंबर कंपेयर्स कंडक्शन इन द फ्लूइड, ठीक है ना। चलिए, चलिए, हाँ, अल्फा और के के बीच का मतलब कल बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपसे मिलेंगे अब कल, है ना। भाई सेम पैटर्न फॉलो करूंगा, क्वेश्चन लेके आऊंगा और थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर सॉल्यूशन के साथ साथ एक्स्ट्रा थ्योरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हीट ट्रांसफर और CRE FM वगैरह के क्वेश्चन थे, कल मास ट्रांसफर वगैरह का भी लेके आएंगे, आराम से करेंगे अपन, 10-11 सेशन में पूरा कंप्लीट कर डालेंगे, है ना। चलो फिर मिलते हैं आपसे कल यही टाइम 5 बजे। सेशंस विल बी एवरी सैटरडेज एंड संडे 5 PM, ठीक। तो रेडी रहिएगा, बाकी टाइम आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है गाइस। थैंक यू।